जय हिंद साहब। और कैसे हैं? आरंभ करें आज की कक्षा को? जी हाँ, देखिएगा, गद्य शिक्षण। कौन सा शिक्षण भैया? गद्य शिक्षण। अब गद्य किसे कहते हैं जी, बताइए जरा, गद्य किसे कहते हैं? बोलो तो। छंद मुक्त रचना को क्या कहते हैं? जिस रचना में छंद विधान नहीं होता उसे क्या कहा गया है? हालांकि हमारे संस्कृत में एक बात कही जाती है कि कवियों का पता ही गद्य में चलता है, सॉरी लेखकों का पता ही जो है ना गद्य में चलता है। गद्य जो है ना, जैसे अपन दही को बिलो करके वो निकालते हैं ना नवनीत मक्खन, वैसा होता है, निकस होता है, ये सार आ जाता है गद्य में लेखन का। खैर, तो गद्य क्यों पढ़ाया जाए? जैसे आपसे कोई पूछे कि पाठ्यक्रम में गद्य क्यों पढ़ाया जाए बच्चों को, जैसे मैं एक प्रश्न करूं, देखें, गद्य शिक्षण का निम्न में से उद्देश्य नहीं है। विकल्प सुनना, आप भी चिंतन करना है जो सुन रहे हैं। गद्य शिक्षण का निम्न में से उद्देश्य नहीं है। पहला, ज्ञान उपलब्धि का प्रमुख साधन। दूसरा, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने में उपयोगी। तीसरा, भाषा तत्वों की जानकारी का सरल साधन। और चौथा, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का साधन। बोलो, सोचो कि गद्य शिक्षण का निम्न में से उद्देश्य नहीं है। पुनः बोल दूं, ज्ञान उपलब्धि का प्रमुख साधन, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने में उपयोगी, भाषा तत्वों की जानकारी का सरल साधन और दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का माध्यम। क्या हो? 4 नंबर? कोई 4 बोल रहा, कोई 2 बोल रहा, ये 3 बोल दी, एक भी बोलो, झंझट ही खत्म करो। ये चारों ही गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। थोड़ा सोचा करो, मैं यही तो चेक करने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया। अरे भाई, ज्ञान उपलब्धि का प्रमुख माध्यम कौन है? गद्य ही है। ज्ञान उपलब्धि का प्रमुख माध्यम कौन है? आप जो ये पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसका माध्यम क्या है? ये 2 घंटे सुबह सुबह आप हमें सुनते हैं, उसका माध्यम कौन है? अरे कौन है? गद्य है। व्याकरण सम्मत भाषा सीखने में उपयोगी, व्याकरण आप जो सीखते हैं उसका माध्यम भी कौन बनता है? अरे कौन बनता है? गद्य बनता। और एक क्या बोला था? भाषा तत्व, भाषा के तत्व भी व्याकरण से जुड़ी हुई चीजें हो गई, उसका माध्यम भी कौन है? गद्य। कई बच्चों ने कहा दैनिक जीवन, दैनिक जीवन की क्रियाकलापों का माध्यम भी कौन है? गद्य का ही तो प्रयोग करते। पार नहीं पता वाले के पास 10 रुपए के पुचके खा करके आओ, कविता सुनाते हो, गद्य बोलते हो। टेम्पो वाले को कहना कलाम कोचिंग छोड़ देना, कविता गाते हो क्या? 10 रुपया ले लो जी, कलाम कोचिंग छोड़ो जी, ऐसा गाते हो क्या? वो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप नहीं है क्या भैया? है? माध्यम कौन बनता है? गद्य। कौन बनता है? तो इस चीज को सोचिए। भाषा का प्रयोग, भाषा का उपयोग हम सामाजिकता में करते, समाज में करते। भाषा एक व्यावहारिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, और वहां हम गद्य का प्रयोग करते हैं। कविता थोड़ी कहते हैं 10 का कत्ता दयो सा। वो जैसे गाते हैं ना केसरिया वाल हम आओ, नहीं वैसे थोड़ी ना गाते हैं अपन। ठीक है, तो ये उपयोग है। हालांकि अपन इसके सामान्य उद्देश्य और क्या हो सकता? शब्द भंडार में वृद्धि करना, पठन की योग्यता का विकास करना, लोकोक्ति मुहावरे आदि का ज्ञान प्रदान करना, पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान प्रदान करना, गद्य शिक्षण में आएगा। और यदि हम विशिष्ट उद्देश्यों को बांटे तो जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, भाषा के तत्वों की जानकारी प्राप्त करना, ज्ञानात्मक हो गया। अभिवृत्त्यात्मक में सद्वृत्तियों का विकास करना। ठीक है, वाचन में आप अपना जो सस्वर वाचन करते हैं, मौन वाचन करते हैं, अनुकरण वाचन करते हैं, समवेत वाचन करते हैं, सभी वाचन भी गद्य शिक्षण उसमें भूमिका होगी, उसकी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो विशिष्ट उद्देश्यों में भी अपन इसको बांट सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कोई बहुत अधिक विस्तार की अपने को आवश्यकता नहीं है। अब इसको पढ़ाने के लिए जो विधियां काम में लें, उनकी अपन हल्की सी चर्चा करें। एक तो लेते हैं कौन सी विधि? कौन सी विधि? अर्थ का बोध कराने वाली विधि। जो हमने पद्य शिक्षण में एक विधि देखी है ना, अर्थबोध, वही अर्थबोध वहां जो यहां है। पद्य शिक्षण में भी इसको काम में ले सकते हैं। अर्थबोध क्या कि पाठ जो है उसके एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए शिक्षक आगे बढ़े, एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए आगे बढ़े। पद्य शिक्षण में भी काम में ली जा सकती है, इसको यहां भी काम में ली जा सकती है। दोष क्या है भैया? इसमें छात्र निष्क्रिय है, छात्र सीखने की प्रक्रिया में शामिल
वो मूक श्रोता बन करके बैठे, भले वो पद्य शिक्षण हो भले वो गद्य शिक्षण हो। अर्थ कथन विधि का प्रयोग करेंगे, अर्थ बोध विधि का प्रयोग करेंगे तो छात्र निष्क्रिय हैं, और जिनको सिखाना है वो ही सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो वो सीख पाएंगे क्या? नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक भी है और ये नीरस भी है, क्योंकि छात्र सक्रिय इसमें नहीं है। और एक विधि को हम बोलते हैं आदर्श विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? आदर्श विधि। देखो, इस आदर्श विधि के लिए हम ये कह सकते हैं, आपके मनोविज्ञानिक विद्वान आते हर्बर्ट महोदय आते हैं, तो हर्बर्ट महोदय की एक विधि है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली है क्या? हर्बर्ट की पंचपदी जिसको कहा जाता है, तकरीबन ये उस सिद्धांतों पे काम करती है और गद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि इसको समझा जा सकता है, जिसमें प्रस्तावना भी होगा, जिसमें प्रस्तुतिकरण भी होगा, जिसमें तुलना भी होगा, प्रयोग भी होगा, अभ्यास भी होगा। उन 5 पद, जैसे हर्बर्ट की पंचपदीय होती है ना, तकरीबन उन्हीं सिद्धांतों पे काम करती है। हाँ, इतना ध्यान जरूर रख सकते हैं अपन, विशेष तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? प्रस्तुतिकरण से पहले क्या होगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है भाई? हालांकि हम हर्बर्ट की विधि पढ़ेंगे तब इनकी व्याख्या करेंगे, सामान्य बात कहूं, प्रस्तावना का क्या मतलब होता है? पूर्व ज्ञान की को भाई, आप जब भी कक्षा में कोई पाठ पढ़ाने जाएं एज ए टीचर, तो आपका दायित्व, मान लीजिए आपको ये तो होगा ना कि इन बच्चों को इसके बारे में पहले से कितना पता है या नहीं पता है, ये तो आप जानना चाहेंगे ना। आपके सामने 6वीं 7वीं के बच्चे बैठे, 5वीं के बैठे, 9वीं 10वीं के बैठे, अलग अलग स्तरों के अनुकूल। सेकंड ग्रेड वालों के पास 9वीं 10वीं बैठे, थर्ड ग्रेड वालों के पास 1ली से 5वीं और 5वीं से 8वीं बैठे। तो आप ये तो जानेंगे ना कि जो पाठ आप पढ़ाने जा रहे हो उस पाठ के बारे में पहले से ही बच्चे जानते हैं या नहीं। जानते हैं तो कितना जानते हैं? क्योंकि हर्बर्ट महोदय का एक कहना था कि इनका एक कथन है कि नए पाठ को पूर्व पाठ के साथ जोड़ दिया जाए तो ज्ञान आसानी से हृदयस्थ हो जाता है। कहा ना हर्बर्ट ने ऐसा। तो आप बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे या बच्चों को कुछ चित्र दिखाएंगे, अलग अलग स्तरों के अनुकूल प्रस्तावना प्रश्न होंगे। कविता है तो कविता के माध्यम से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई कहानी के माध्यम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, सत्य सत्य कथनों के माध्यम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने मान लीजिए बच्चों से कोई प्रश्न किया, बच्चे ने उसका उत्तर दिया, आपने उस उत्तर से फिर प्रश्न चालू किया, बच्चे ने फिर उत्तर दिया, फिर उत्तर से प्रश्न चालू किया, बच्चे ने फिर उत्तर दिया, फिर उत्तर से प्रश्न चालू किया, और अंतिम प्रश्न चिंतनात्मक प्रश्न छोड़ दिया, समस्यात्मक प्रश्न छोड़ दिया, ताकि बच्चा उस पर सोचने को क्या हो जाए, मजबूर। अब आपके पास क्या आ चुका है? बच्चे का पूर्व ज्ञान आ चुका है। अब उस पूर्व ज्ञान के साथ अंतिम प्रश्न को आपने समस्यात्मक छोड़ दिया। अंतिम प्रश्न को समस्यात्मक छोड़ने से बच्चा अब नया ज्ञान प्राप्त करने को उत्सुक हो जाएगा। उसको ये सोचेगा, यार ये 3 चीज तो मुझे पता है, ये चौथी क्या है? तो उसमें एक किसका भाव पैदा होगा? जिज्ञासा का। किसका भाव पैदा होगा? और भाषा सीखने के मनोविज्ञान की पहली प्रवृत्ति कौन है? कौन है? जिज्ञासा। फिर आप उद्देश्य कथन कह देंगे। उद्देश्य कथन क्या होता है? पूर्व ज्ञान की आधारशिला पर खड़ा होता है और नए ज्ञान का आभास कराता, मतलब दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? उद्देश्य कथन। उसमें उसकी वो जिज्ञासा वो और बलवती हो जाएगी, वो और उत्कंठित हो जाएगा, या नया क्या आने वाला है। फिर आप प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे? वाचन। अरे बोलो, क्या करेंगे? वाचन को 2 भागों में बांट दे। शिक्षक जो वाचन करेगा वो तो क्या होगा, और बच्चे जो वो करेंगे वो क्या होगा? अनुकरण वाचन। वाचन के बाद आप क्या करेंगे? व्याख्या। व्याख्या में शब्दार्थ और भावार्थ की व्याख्या कर देंगे। शब्द व्याख्या में दोनों चीजें होंगी, शब्द की व्याख्या भी होगी और भाव की व्याख्या भी होगी। फिर बाद में आप करेंगे विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु, इस विषय कंटेंट एनालिसिस, विश्लेषण। इसमें क्या होगा? जो आपने पढ़ाया है उससे जुड़ी हुई कोई अंतर कथा, दृष्टांत और इधर उधर की चीजें जो कुछ आप जानते हो वो आप प्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, विस्तार दे दोगे पूर्ण उसको। अब आप बच्चे को कहेंगे किसके लिए? बोलो, किसके लिए? मौन वाचन के लिए कहेंगे। कारण बच्चे को आपने पूरा पढ़ा दिया, बच्चा एक बार उसको चुप रह करके, खामोश रह करके पूरा का पूरा खुद पढ़ेगा, उससे उसकी चीजें मस्तिष्क में और क्लियर होती जाएंगी। अब मौन वाचन करवाने के बाद आप बच्चे को क्या पूछेंगे? बोलो, क्या करेंगे? बोध प्रश्न। क्यों करेंगे भाई? भाई बोध प्रश्न आपने रैंडमली बीच में से 5-7 बच्चों को खड़े करके पूछ लिया, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि हमने जो पढ़ाया, जिन शिक्षण उद्देश्यों को लेकर के पढ़ाया, वो बच्चों ने कितने आत्मसात किए, कितना ये सीख पाए। बीच बीच में से 5-7 को पूछ लिए, आपको पता चल जाएगा कि इनका ये पक्ष तो मजबूत हो चुका है और इस पक्ष को अभी भी ये समझ में नहीं। भाई एक स्वाभाविक सा उद्देश्य है, तो आप क्या करवा दोगे? पुनरावृत्ति। क्या करवा दोगे?
और घर जाकर के बच्चे पढ़ ले, इसके लिए आप क्या दे दोगे? गृह कार्य। क्या दे दोगे? गृह कार्य। तो प्रस्तुतिकरण एक ये व्यावहारिक सा ज्ञान है। व्यावहारिक ढंग से हम पाठ पढ़ाएंगे तो जाते ही हम बोलेंगे, पीछे पीछे कौन बोलेंगे? फिर हम पाठ में जो लिखा हुआ उसकी क्या करेंगे? अब पाठ से जुड़ी हुई और कुछ चीजें आप जो जानते हो वो आप बच्चों को बताएंगे, उसको क्या बोलेंगे? फिर आप बच्चों को कहेंगे, ए छोरो एक बार पढ़ लियो रे शाना शाना, है शाना शाना एक बार पूरा पढ़ो। अब बच्चों ने पढ़ लिया, फिर खड़ा हो रे बता ये बता ये बता ये बता, 5-7 को पूछा तो आपको पता चल गया कि कितना सीख पाए कितना नहीं सीख पाए। तो फिर आपने एक बार क्या करवा दी? पुनरावृत्ति। भाई बहुत प्रश्न के बाद क्या करवा दी? पुनरावृत्ति। फिर दे दिया क्या? गृह कार्य, घर बैठ करके पढ़ लेना। उससे क्या होगा? ज्ञान संगठित हो जाएगा, उनका ज्ञान स्थायी हो जाएगा। गृह कार्य क्यों दिया जाता? जैसे कोई प्रश्न करे, गृह कार्य क्यों देते बताओ? अरे भाई एक तो घर जाकर के बच्चा पुनरावृत्ति करेगा तो ज्ञान क्या होगा? स्थायी होगा, ज्ञान संगठित होगा। अब उसमें विकल्प में ऐसे लिखा हुआ था कि घर पे बच्चों को व्यस्त रखने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, बच्चों को परेशान रखने के लिए गृह कार्य किया जाता है, बच्चे घर पे बदमाशी न करें इसलिए गृह कार्य दिया जाता है। नहीं, बच्चों ने जो कुछ सीखा उस ज्ञान के स्थायीकरण के लिए क्या दिया जाता है? गृह कार्य। तो इस कक्षा में अपन लिखेंगे भी साथ साथ, और लिखते लिखते इस आपके गद्य शिक्षण को अपन समझेंगे। आप लोग भी लिखिएगा, इसमें लिखो गद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण लिखो, गद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण लिखो। गद्य शब्द संस्कृत की गद धातु से बना है। गद्य शब्द संस्कृत की गद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट करना, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट करना, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट करना। अगली पंक्ति में लिखिए, संस्कृत में छंदहीन रचना को गद्य कहते हैं। संस्कृत में छंदहीन रचना को गद्य कहते हैं। संस्कृत में छंदहीन रचना को गद्य कहते हैं। देखिए अगली पंक्ति में, जिस शब्दार्थ युक्त भाषा का साधारण बातचीत में प्रयोग किया जाता है, जिस शब्दार्थ युक्त भाषा का, भाई शब्द होता है और शब्द का क्या होता है? अर्थ। तो जिस शब्दार्थ युक्त भाषा का साधारण बातचीत में प्रयोग किया जाता है वही गद्य है। जिस शब्दार्थ युक्त भाषा का साधारण बातचीत में प्रयोग किया जाता है वही गद्य है। ठीक है? अरे भाई अपन दिन भर जो बातचीत करते हैं उसका माध्यम क्या होता है? गद्य होता है। लिखिए महत्व, गद्य शिक्षण का महत्व। मैन बातें लिख लेते हैं। गद्य शिक्षण का महत्व लिखिए, यह दैनिक जीवन में क्रियाकलापों का माध्यम है। यह दैनिक जीवन में क्रियाकलापों का माध्यम है। दैनिक जीवन में हम जो क्रियाकलाप करते, जो काम करते, उसका माध्यम क्या होता है? गद्य होता है। अगली पंक्ति में लिखिए, ज्ञान उपलब्धि का प्रमुख साधन, ज्ञान उपलब्धि का प्रमुख साधन, ज्ञान उपलब्धि का प्रमुख साधन। भाई हम जो कुछ ज्ञान ग्रहण करते उसका एक प्रमुख माध्यम कौन बनता है? गद्य बनता है। तीसरा लिखिए, व्याकरण सम्मत, व्याकरण सम्मत का मतलब व्याकरण के अनुकूल जो सही हो, व्याकरण जिसे सहमति प्रदान करे कि भाई ये सही है। व्याकरण सम्मत भाषा मैंने लिख दिया बोर्ड पे, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने में उपयोगी।
व्याकरण सम्मत भाषा सीखने में उपयोगी। अगली पंक्ति में लिखिए, भाषा तत्वों की जानकारी का सरल साधन। भाषा तत्वों की जानकारी का सरल साधन। भाषा के तमाम तत्वों की जानकारी का सरल साधन कौन है? गद्य। भाई पद्यात्मक व्याकरण कोई प्रेजेंट कर दे आपके पास तो उतना सही नहीं समझ पाएंगे। अगली पंक्ति में लिखिए, साहित्य की शैलियों से परिचय का माध्यम। साहित्य की शैलियों से परिचय का माध्यम। साहित्य की जितनी शैलियां हैं, नाटक है, कहानी है, शिक्षण है, यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, उन तमाम चीजों से जानकारी का माध्यम कौन बनता है? गद्य। साहित्य की शैलियों से परिचय का माध्यम। अब लिखिए सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य लिखिए, उच्चारण को शुद्ध करना। उच्चारण को शुद्ध करना। उच्चारण को शुद्ध करना। अगला लिखिए, मौखिक रूप से अर्थ ग्रहण की शिक्षा देना। मौखिक रूप से अर्थ ग्रहण की शिक्षा देना। मौखिक रूप से अर्थ ग्रहण की शिक्षा देना। अगला लिखिए, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। अगला लिखिए, शुद्ध पठन की योग्यता का विकास करना। शुद्ध पठन की योग्यता का विकास करना। शुद्ध पठन की योग्यता का विकास करना। पठन किसको कहते हैं? पढ़ करके अर्थ ग्रहण करने को पठन कहते हैं। देखना, दो टर्म है, ध्यान से समझना। एक तो होता वाचन और एक क्या होता है? इनमें अंतर क्या है? वाचन भाषा के बाह्य स्वरूप से जुड़ा हुआ विषय है और पठन में अर्थ ग्रहण के साथ साथ भाव ग्रहण भी शामिल होता है। समझना इन दोनों शब्दों के अंतर को। वाचन में क्या होता है कि आपके सामने जो विषय वस्तु है, लिखी हुई, छपी हुई, उसको आप पढ़ दो, उसको आप बोल दो, भले आपको उसका अर्थ पता हो या नहीं हो, वो क्या है? वाचन। पठन में पढ़ने के साथ साथ अर्थ ग्रहण भी शामिल होगा और अर्थ ग्रहण के साथ साथ उसके पीछे छिपा हुआ भाव ग्रहण भी शामिल होगा। समझ में आ गया? वाचन और पठन में बहुत अंतर है। वाचन केवल बोलना है, पठन जो पढ़ रहे हैं, जो विषय वस्तु है, उसका अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए। अरे मान लीजिए कोई संस्कृत की पुस्तक आपको ला करके पकड़ा दी, तो आप उसका वाचन तो कर पाएंगे, पठन थोड़ी ना कर पाएंगे, है? आप उसमें जो लिखित और मुद्रित वर्ण है उनको पढ़ करके बोल तो देंगे, लेकिन उनका अर्थ हमें पता है क्या? अर्थ और भाव तो बहुत दूर का विषय हो गया। ठीक है, तो वो केवल क्या है? वाचन। कोई अंग्रेजी की किताब ला करके दे दे, वाचन तो अपन दुख सुख पा करके कर लेंगे, पठन करने में तो बहुत जोर आने वाला है, अर्थ नहीं समझ में आएगा, भाव तो बहुत दूर का विषय, यूक्रेन का विषय है भाव तो। ठीक है ये लिखिए, शुद्ध पठन की योग्यता का विकास करना, ये वाचन पठन ध्यान रखना माइंड में। अगली पंक्ति में लिखिए, व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाना। व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाना। व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाना। अगली पंक्ति में लिखिए, मुहावरों लोकोक्तियों एवं कहावतों, मुहावरों, लोकोक्तियों एवं कहावतों का ज्ञान स्मरण कराना। मुहावरों, लोकोक्तियों एवं कहावतों का ज्ञान स्मरण करवाना। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए,
सृजनात्मक शक्ति, सृजनात्मक शक्ति और सृजनात्मक शक्ति और स्मरण शक्ति का विकास करना। सृजनात्मक शक्ति और स्मरण शक्ति का विकास करना। सृजनात्मक शक्ति और स्मरण शक्ति का विकास करना। अगली पंक्ति में लिखिए, मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। और अगली पंक्ति में लिखिए, गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब लिखिए विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में फर्स्ट नंबर पे लिखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य। भाषा तत्वों का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान और रचना के रूपों का ज्ञान। भाषा के जो तत्व हैं, जो कंटेंट आया है उसके बारे में, और उसका जो फॉर्मेशन, उसकी जो रचना है, उसके कौन से रूप हो सकते हैं। भाई रचनाएं भी तो अलग अलग प्रकार की होती हैं। निबंध भी होता है, पत्र लेखन भी होता है, भाव पल्लवन भी होता है, संक्षिप्तीकरण भी होता है, ठीक है, एकांकी भी होता है, नाटक भी होता है, कहानी भी होता है। रचनाएं तो कई है। रचना को दो रूपों में बांटा जा सकता है, एक मौखिक रचना और एक लिखित रचना। आप भाषण दे रहे हैं, ये मौखिक रचना है। आप वाद विवाद कर रहे हैं, ये मौखिक रचना है। आप किसी संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, ये मौखिक स्वरूप है। अरे भाई, अभिव्यक्ति भी दो प्रकार की होती है ना, एक तो मौखिक अभिव्यक्ति और एक लिखित अभिव्यक्ति, ठीक है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या आएगा? भाषा तत्वों का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान और रचना के रूपों का ज्ञान। अगला लिखिए अर्थ ग्रहण। अगला लिखिए क्या? अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण में क्या होगा? हम अर्थ ग्रहण दो तरीके से करते हैं, एक तो पढ़कर और एक सुनकर। तो बच्चे में इस योग्यता का विकास भी तो करना है। अरे भाई, आप जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो आप मेरी ध्वनियों को सुनकर के अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, और जब मैं लिख रहा हूं तो आप पढ़ करके कर रहे हैं। तो ये भी गद्य शिक्षण के उद्देश्य होंगे। तो इसमें दो बातें लिख लो। सुनकर अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास करना, और एक हो गया पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। ये अर्थ ग्रहण हो गया। थर्ड नंबर पे लिख लेना फिर वाचन। वाचन में क्या क्या आ जाएगा? सस्वर वाचन, मौन वाचन और व्यक्तिगत वाचन और समवेत वाचन। सस्वर वाचन कक्ष बोल करके पढ़ना, मौन वाचन मन में पढ़ना, व्यक्तिगत वाचन अकेले पढ़ना, समवेत वाचन कक्षा का सामूहिक रूप से वाचन करना। इसकी योग्यता भी विकसित करनी है आपको। थर्ड नंबर पे लिखिए वाचन। बड़ा सरल सा है एक विषय। समवेत मानी सामूहिक। समवेत मानी क्या होगा? अरे आप बोलेंगे,
आदर्श वाचन करेंगे तो अनुकरण वाचन में सब बच्चे सामूहिक तौर पे बोलेंगे। सामूहिक तौर पे बोलेंगे तो उनमें पाठ पढ़ने की योग्यता का विकास तो होगा ना, वाचन की योग्यता का विकास होगा। वो भाषा के अनेक ध्वनि रूपों से परिचित होंगे, अनेक उच्चारणों से परिचित होंगे। भाई भाषा तत्व में क्या होता है, भाषा उच्चारण भी भाषा का तत्व है। भाई ध्वनिया भाषा का ही तत्व है, तो उच्चारण कौशल का ज्ञान भी बच्चे को होगा। भाई जैसे एक तो आप बोलते कौशल, एक हम बोलते कौशल, तो सुन सुन करके अंत तक आप भी कौशल तो बोलने लगे ना। ठीक है, ये कक्षा में डेवलप होगा ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाचन के बाद अभिव्यक्ति। हाँ जी, अभिव्यक्ति का गुण भी विकसित करना है ना बच्चे में। तो मुझे बताओ अभिव्यक्ति भी कितने प्रकार की होती? भाई ये या तो बच्चा बोल करके अभिव्यक्त करेगा, या अर्थ ग्रहण भी तो 2 प्रकार का था। अरे हमारे कौशल कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना। अब इसमें कई बार प्रश्न देखो कैसे कैसे पूछ ले जाते हैं। इनमें से ग्राह्यात्मक कौशल कौन से हैं? सुनना और, भाई हम ग्रहण तो इन 2 के माध्यम से ही करते हैं। अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से? बोलना और लिखना। तो हमने ये चीज लिखी ना अभी कि अर्थ ग्रहण मानी ग्रहण कर रहे हैं। ग्राह्यात्मक कौशल कौन कौन से हैं? सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना 2 कौशलों से तो हम लेते हैं और 2 कौशलों से हमें देते हैं। तो यहां कौन कौन से आ जाएंगे? बोलो, बोलकर और लिखकर। तो लिख लीजिए, बोलकर अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करना, बोलकर अभिव्यक्ति करने की क्षमता विकसित करना का विकास करना। और ये क्या हो गया? लिखकर अभिव्यक्ति करने की क्षमता का क्या हो करना? विकास करना। पांचवें नंबर पे आएगी मौलिकता, कि बच्चा जो रचना कार्य करे। पहले ये लिख लो, लिख लिया भैया? मौलिकता क्या होगी? बच्चे से आप भी रचना करवाएंगे तो कल को धीरे धीरे उसकी रचना में मौलिकता हो। मौलिकता मतलब, मौलिकता शब्द मूल में इक से मौलिक बनता है, मतलब वो अपने भावों की सहज प्रकटीकरण करे, ना कि किसी की कॉपी करे। मान लीजिए हमने कोई कविता लिखी और उस कविता के भाव को और शब्द को चुरा करके कोई थोड़े बहुत शब्दों की हेर फेर करके रचना कर दे, तो वो रचना थोड़ी कहलाएगी, वो चोरी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? चोरी कहलाएगी। समझ में आई बात? तो मौलिकता मतलब वो जो रचना करे उस रचना में ये गुण विद्यमान हो, प्राकृतिकता का, नैसर्गिकता का, वो किसी की कॉपी ना हो, अपने सहज भावों का प्रस्तुतिकरण हो। तो लिखिए मौलिकता में रचना कार्यों में, रचना कार्यों में, रचना कार्यों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। रचना कार्यों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। रचना कार्यों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। अब लिख लीजिए रुचि। लिख लीजिए क्या? रुचि। भाई आप इसलिए भी पढ़ाएंगे ताकि उस बच्चे की भाषा में और साहित्य में रुचि बढ़े। और रुचि, अब उसको पढ़ना आएगा गद्य और उसका अर्थ समझना आएगा, उसका भाव समझने आएगा, तभी तो रुचि बढ़ेगी, वरना उसकी रुचि काहे को बढ़ेगी? तो लिखिए रुचि में लिख लीजिए भाषा और साहित्य में रुचि लेना। भाषा और साहित्य में रुचि लेना। भाषा और साहित्य में रुचि लेना। और लास्ट लिख लीजिए अभिवृत्ति, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न ऐसे आता कि सद्वृत्तियों का विकास करना किस प्रकार का उद्देश्य है? भाई बच्चे में अच्छी आदतों का निर्माण हो, अच्छी वृत्ति हो, उसका अच्छा स्वभाव हो। ये गद्य शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। वाह,
ये हमने काव्य दीप में काफी काम में लिया है इसको, बड़ी अच्छी है। अभिवृत्ति के बाद में शब्दवृत्तियों का विकास करना। अब लिख लीजिए गद्य शिक्षण के सोपान। कितने चरणों में गद्य शिक्षण होगा? गद्य शिक्षण के सोपान। गद्य शिक्षण के सोपान लिख लीजिए 3 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं? 3। वाचन। वाचन में पहले तो एक तो क्या होगा? कौन सा वाचन? सस्वर वाचन। नहीं तो सस्वर वाचन, मौन वाचन। वाचन के बाद में क्या आएगी? व्याख्या। व्याख्या को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो शब्दों की व्याख्या, एक भाव की व्याख्या। भाव प्रस्तुतिकरण भी तो करोगे। एक तो होता है शब्दार्थ, एक उसके पीछे छिपा हुआ होता गुड्ढार्थ, निहितार्थ या भावार्थ। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता विचार विश्लेषण, जिसको हमने विषय वस्तु विश्लेषण की संज्ञा दी थी। विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण में भी क्या होंगे? एक तो होगा भाव ग्रहण, एक होगा सारांश ग्रहण, फिर जो कुछ पढ़ा उसका निचोड़ क्या था, और एक होगा पठन के बाद विचार। पढ़ने के बाद आप भी उस पर विचार करें। पठन के बाद विचार। वाचन, सस्वर वाचन, मौन वाचन। व्याख्या, शब्दों की व्याख्या, भावों की व्याख्या या भाव की व्याख्या। विचार विश्लेषण में भाव ग्रहण होगा, जो पढ़ा उसका भाव ग्रहण किया या नहीं किया, उसका सारांश क्या था, और पठन के बाद हल्का सा विचार करना होता है। समीक्षा हो गई। पठन के बाद विचार करना, उसके गुण दोषों पर चिंतन करना, जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इसकी महत्ता है, इस बारे में विचार करना। पठन के बाद विचार। ठीक है भैया। हालांकि इतनी आवश्यकता नहीं है, ये ज्यादा ही हो रहा है थोड़ा सा, बाकी ध्यान में रहना चाहिए। आप विशिष्ट लोग हो जी, विशिष्ट लोगों को विशिष्ट बातें पता होनी चाहिए। ठीक है। अरे हम गद्य शिक्षण करवाएंगे तो बच्चे में सस्वर वाचन की योग्यता भी विकसित और मौन वाचन के, दोनों तरीके से करवाएंगे। सस्वर वाचन भी करवाएंगे और मौन वाचन भी। ठीक है। व्याख्या में शब्दों की व्याख्या करेंगे और उन शब्दों के पीछे छिपा हुआ जो अरे भाई भाव का मतलब समझते हैं। मैंने एक बच्चे को पर्यायवाची की पूछे, उसने उत्तर दिया, मैंने कहा साधु साधु, वो बड़ा प्रसन्न होगा। और एक को मैंने पर्यायवाची पूछे, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैंने कहा साधु साधु। शब्द तो दोनों को समान ही दिए, वो खुश होगा, इसको थोड़ा सा ऐसे पीड़ा होगी कि यार मेरी बेइज्जती हो गई। ठीक है। तो शब्द तो समान ही थे, शब्द के पीछे एक भाव छिपा होता है। ठीक है। तो उस भाव की व्याख्या तो, और उद्देश्य विचार विश्लेषण में क्या होगा? भाव ग्रहण। अब मान लीजिए आपने पूरा कोई 5 पन्नों का कोई निबंध पढ़ा, अब वो पूरा याद थोड़ी रहता है, अंत में आप उसको समराइज्ड करते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं। आपको कोई आकर के पूछे भाई तूने क्या पढ़ा, तो आप उसमें से, पठन का ये गुण होता है, पठन का ये गुण होता है विचारों का कलेक्शन। उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ना, उनको आप छांट लो कि हाँ भाई मैंने ये कुछ पढ़ा है, एक सार के रूप में प्रस्तुत कर दो। और ये क्या है? पठन के बाद विचार। जो कुछ पढ़ा है उस पर फिर आपने क्या किया? चिंतन किया। जीवन की व्यावहारिकता में इसका क्या उपयोग है, ठीक है, इसमें क्या कमियां थी, क्या दोष थे, समीक्षा टाइप की स्थिति हो गई। अब लिखिए गद्य पाठों के प्रकार। गद्य पाठ होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो धीरे धीरे पढ़ने वाले और एक तेज तेज पढ़ने वाले। अरे भाई एक तो ऐसे होते हैं जिसको बहुत गहराई से पढ़ना होता है, और एक गद्य पाठ ऐसे होते हैं जिसको फटाफट पढ़ना होता है। अखबार पढ़ते हो आप, है तो गद्य ही ना, कैसे पढ़ते हो? बोलो। ऐसे दृष्टि में पूरा निकाल देते हो, है? और एक आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि पढ़ना पड़े, चिंतामणि उनका ही है ना, ठीक है। मान लीजिए कोई शुक्ल का निबंध पढ़ना पड़े,
बड़ा ध्यान ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एक एक शब्द को ध्यान ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा, अर्थ पल्ले नहीं पड़े। वहां आपको शब्दों के अर्थ भी समझने पड़ेंगे, भाव भी समझने पड़ेंगे, उनका व्याकरणिक स्वरूप क्या है उसकी भी व्याख्या करनी पड़ेगी, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, संधि क्या है, समा। एक गहन अध्ययन निष्ठ पाठ होता है, एक द्रुत पाठ होता है। तो लिखिए, पठन शिक्षण की दृष्टि से, पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठ दो प्रकार के माने जाते हैं। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठ दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो होते हैं गहन अध्ययन निष्ठ गद्य पाठ, और एक होते द्रुत वाचनोदिष्ट गद्य पाठ, तेज तेज जिनको पढ़ा जा सकता, वाचन किया जा सकता फटाफट। गहन अध्ययन निष्ठ पाठ और द्रुत वाचनोदिष्ट पाठ। द्रुत मानी तेज। बढ़े आगे, रुके हुए हैं जी, हम तो बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं। आज इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, अब इसमें क्या समझाएं, बड़ा सरल सा टॉपिक है ये। अब आ गया सरल टॉपिक भी, एक दो तो आते ही हैं जी। देखो देखो, विधियां, गद्य शिक्षण की विधियां, गद्य शिक्षण की विधियां, और लिखो इन गद्य शिक्षण की विधियों में। फर्स्ट नंबर पे कौन सी विधि? अर्थबोध विधि। कौन सी विधि भैया? अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि तो गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में समान ही रहने वाली है। एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए शिक्षक आगे बढ़ता है, लेकिन छात्र निष्क्रिय रहते हैं, और जिनको सीखना वो ही निष्क्रिय है, तो वो सीख पाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। तो दो लाइन लिख लो इसमें। इसके अंतर्गत अध्यापक, इसके अंतर्गत अध्यापक शब्दार्थ बताकर, इसके अंतर्गत अध्यापक शब्दार्थ बताकर वाक्यों की व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत अध्यापक शब्दार्थ बताकर वाक्यों की व्याख्या करता है। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए, छात्रों का सक्रिय सहयोग न होने के कारण, छात्रों का सक्रिय सहयोग न होने के कारण, छात्रों का सक्रिय सहयोग न होने के कारण यह उनका, छात्रों का सक्रिय सहयोग न होने के कारण यह उनका मानसिक विकास नहीं कर पाती है। छात्रों का सक्रिय सहयोग न हो पाने के कारण यह उनका मानसिक विकास नहीं कर पाती। ठीक है, दूसरी विधि कौन सी होगी? आदर्श विधि। कौन सी विधि? आदर्श विधि। आदर्श विधि लिखो, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। आदर्श विधि के बारे में लिखिए, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। हर वर्ग की पंचपदीय विधि को आदर्श विधि कहा जाता है। हर वर्ग की पंचपदीय विधि को आदर्श विधि कहा जाता है। हर वर्ग की पंचपदीय विधि को आदर्श विधि कहा जाता है। इसमें अपन ये भी कह सकते हैं कि आदर्श विधि हर वर्ग की पंचपदीय विधि पर आधारित है, अपन ये भी कह सकते हैं। उसके कितने पद होते हैं? 5। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग, 5 ही पद होते हैं। खैर अपन यहां लिखेंगे, अगली पंक्ति में लिखिए, देखिए हर वर्ग की पंचपदीय विधि में
हर्बर्ट की पंचपदीय विधि में निम्न 5 पद होते हैं। निम्न 5 पद होते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग। इसकी व्याख्या भी हम तभी करेंगे जब क्या पढ़ेंगे, हर्बर्ट की पंचपदीय विधि पढ़ेंगे, तभी इसकी व्याख्या करेंगे। अरे हर्बर्ट की पंचविधि पदीय विधि को अपन अलग से पढ़ेंगे, तब इसके पूरे गुण दोषों की चर्चा, इसका पूरा विस्तार करेंगे। एक बार मोटे तौर पे समझा दें। प्रस्तावना क्या है भैया? पूर्व ज्ञान की खोज, पूर्व ज्ञान की खोज। प्रस्तुतिकरण क्या है? पाठ योजना, अभी और लिखवाऊंगा थोड़ा सा, पाठ योजना का महत्वपूर्ण अंग। तुलना में पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान का कंपैरिजन, उससे क्या निकला? कोई नियम। क्या निकला? नियम निकला। उससे क्या निकला? नियम। और फिर उस नियम की सत्यता की जांच करने के लिए आपने क्या किया? प्रयोग। तो आप इसमें प्रस्तुतिकरण के बारे में लिख लीजिए, बाकी सब चर्चा अपन बाद में करेंगे। देखिए प्रस्तुतिकरण पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है प्रस्तुतिकरण। लिखिए इसके बारे में, इसके बारे में लिखिए। इसके पद प्रस्तुतिकरण में लिखिए। इसके पद निम्नानुसार होते हैं। इसके पद निम्नानुसार होते हैं। इसके पद निम्नानुसार होते हैं। लिख लीजिए। प्रस्तुतिकरण को अलग अलग, ये पहले वाचन, फिर व्याख्या, फिर विषय वस्तु विश्लेषण, फिर मौन वाचन, फिर बोध प्रश्न, फिर पुनरावृत्ति और फिर गृह कार्य। आदर्श वाचन कौन करेगा भाई? बोलो रे। शिक्षक। और अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा। व्याख्या कौन करेगा? शिक्षक करेगा। कौन करेगा? शिक्षक। तो विषय वस्तु विश्लेषण में लिखिए प्रश्न। ये सब लिख लो एक साथ। वाचन आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा, अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा, व्याख्या शिक्षक द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण प्रश्नों, कथनों व उपयुक्त वातावरण सृजन द्वारा, मौन वाचन छात्रों द्वारा, बोध प्रश्न अध्यापक द्वारा किए जाएंगे। पुनरावृत्ति में पाठ का दोहराव होगा और गृह कार्य ज्ञान को स्थायी करने के लिए, 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 गृह कार्य ज्ञान को स्थायी करने के लिए। लिखिए फटाफट लिखिए, फिर कक्षा को विश्राम देते हैं। हाँ वो देंगे। लिखिए, लिख लिए? आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अरे ना रे,
वाचन आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा, अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा, व्याख्या शिक्षक द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण प्रश्नों कथनों व उपयुक्त वातावरण सृजन द्वारा, मौन वाचन छात्रों द्वारा, बोध प्रश्न अध्यापक द्वारा किए जाएंगे, पुनरावृत्ति मानी पाठ का दोहराव और गृह कार्य ज्ञान को स्थायी करने के। बड़ा सरल सा टॉपिक था आज का, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो कोई जटिलता की अनुभूति कराए। गद्य पढ़ाना है बच्चों को ताकि साहित्य की शैलियों से उनका क्या हो, परिचय हो, ताकि गद्य के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न हो, ताकि व्याकरण सम्मत भाषा सीखने में सहायता मिले, ताकि लोकोक्ति मुहावरों का उनको ज्ञान हो। गद्य शिक्षण पढ़ाया जाए ताकि उनका शब्दकोश समृद्ध हो। ठीक है, इसकी विधियां कितनी देखी? 2, एक अर्थबोध, दूसरी कौन सी? आदर्श। अर्थबोध में क्या होगा? एक एक कठिन शब्द की व्याख्या करते हुए शिक्षक आगे बढ़ेगा, छात्र निष्क्रिय रहेंगे, इसलिए ये उपयोगी नहीं है। और हर्बर्ट की पंचपदीय विधि पर आधारित एक विधि होती, कौन सी विधि? आदर्श विधि। कौन सी विधि? जिसकी व्याख्या करेंगे अपन आगे। ओके, जय हिंद।